मेरा नाम मोनिका शर्मा है और आज हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास जिसका नाम है सेवा सदन। पहले प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे उनके उपन्यास के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उनके अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा दी। 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, लेकिन शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से किया और 1910 में उनकी उर्दू में लिखी कहानियों का पहला संकलन आया। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र सुमन या सुमन बाई जो इसके मुख्य पात्र हैं, कृष्ण चंद सुमन के पिता, गंगाजली सुमन की माता, शांता सुमन की बहन, गजाधर पांडे सुमन के पति, पंडित पदम सिंह वकील, मदन सिंह पदम सिंह के बड़े भाई, मदन सिंह का बेटा, मिठूदास पदम सिंह के परम मित्र। अब बात करते हैं हम इसके उपन्यास में। प्रस्तुत उपन्यास सेवा सदन कृष्णचंद दारोगा की दो पुत्रियां सुमन और शांता की कहानी है। उनकी पत्नी का नाम गंगाजली है। कृष्णचंद बहुत सीधे साधे आदमी थे। वे एक ईमानदार दरोगा थे। वे ना ही रिश्वत लेते थे और दूसरों को ये काम करने के लिए रोकते थे, परंतु गृहस्थी चलाने के तथा अपनी लड़कियों की हर इच्छा को पूरी करने में उनका पूरा वेतन खर्च हो जाता था। वे कुछ भी बचा नहीं पाते थे और जब सुमन विवाह लायक हुई तो उनके सामने दहेज की परिस्थितियां सामने आ गई। उसके ना रहने पर उसकी माता को और कोई मार्ग न देखकर 15 रुपए प्रतिमास कमाने वाले वृद्ध और अधेड़ व्यक्ति गजाधर पांडे के साथ उसका विवाह करवा देती है, जो कि सुमन से आयु में काफी बड़ा था। सुमन इस विवाह से खुश नहीं थी। सुमन की चटोरी जीव और सबसे बढ़ चढ़ाकर दिखाने की भावनाओं के कारण सुमन और गजाधर पांडे के वैवाहिक जीवन का विमय हो गया। सुमन का पति बहुत ही समृद्ध हृदय रखने वाला व्यक्ति था। वे इस बात को नहीं सह सकता था कि उसकी पत्नी स्वतंत्रता पूर्वक अपने से अधिक संपन्न किसी मित्र के यहाँ आती जाती रहे। एक बार सुमन आधी रात को संगीत और नृत्य के उस समारोह से देर रात तक घर लौटती है, जो कि एक म्युनिसिपल सदस्य के यहाँ आयोजित होता है। यह बात गजाधर पांडे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसी बीच गजाधर पांडे ने उसे अपने घर से निकालने का निर्णय ले लिया था। उसने सुमन को आधी रात घर से निकाल दिया। सुमन के पास और कोई भी चारा नहीं बचा था। वह पदम सिंह सदस्य के यहाँ पहुँचती है, जो कि एक वकील था। उसकी पत्नी से उसके संयोगवश उसका मेलजोल पहले से ही बना हुआ था, लेकिन चुनाव के समय वो उसको अपने घर में रखकर अपनी प्रतिष्ठा को खोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वे उसे अधिक समय तक शरण न दे सके। वहीं दूसरी ओर उसके घर के सामने एक भोली नामक वैश्य रहती थी, क्योंकि भोली को उसने सभ्य समाज में यहाँ तक कि पदम सिंह की महफिल में भी अपहार समान पाते हुए देखा था। अभी तक वे वैश्यों के संबंध में ये सोचती आई थी कि उनका जीवन काफी गृहित होता है, उन्हें काफी ठोकरें खानी पड़ती है, परंतु भोली से मिलने के बाद उसे उनके सुखों को देखकर उसके संस्कार डवाडोल होने लगे। भोली ने उसकी मनोस्थिति का पूर्ण फायदा उठाया और फलस्वरूप सुमन की शीघ्र ही एक वैश्य बन गई। सुमन का पति इस अपमान को नहीं सह सका और वह एक साधु बन गया। वहीं दूसरी ओर पदम सिंह का भतीजा सदन सिंह सुमन के यहाँ आने जाने लगा था। सुमन नहीं जानती थी कि वो पदम सिंह का भतीजा है। जब उसे इस सच्चाई का ज्ञात हुआ तो उसने सदन सिंह को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, लेकिन ये जानता था कि वैश्य उपहारों से ज्यादा खुश रहती हैं, इसलिए उसने अपने चाची का हार चुराकर सुमन को भेंट के रूप में दे दिया। जब सुमन को इस बात का पता चला तो वे दूसरे ही दिन उसे सदन सिंह के यहाँ लौटा आती है। वहीं दूसरी ओर मिठूदास नामक एक समाज सुधारक को सुमन के वैश्य होने पर बड़ा दुख होता है, जो पदम सिंह के परम मित्र होते हैं। वे सुमन को समझा बुझाकर वहां से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमन अपने जीवन की दीनता को और नारी जीवन की विवशताओं को ऐसे प्रस्तुत करती है कि वे वहां से लौट आते हैं। समाज
की सहायता से विधवा आश्रम नामक संस्था चल रही थी। सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि सुमन वैशाल्य छोड़कर विधवा आश्रम में जाएगी। उधर उसकी छोटी बहन शांता का विवाह सदस्य से तय हो जाता है। सुमन वहां पे बारात आती है, पर विरोधियों ने सुमन को लेकर एक ऐसा प्रचार किया कि वहां से बारात वापस लौट जाती है। दूसरी ओर बनारस में वैशालियों के बाजार को शहर से बाहर ले जाने की बात चल रही थी। वहां आकर एक दिन क्वींस पार्क में सदस्य ने वैशाल्य। दूसरी ओर पद्म सिंह का मन भी जीवन के राग रंग से बड़ा उच्चट हो गया था। उन्होंने वकालत को छोड़कर अपना सारा समय समाज सुधार एवं धर्म संबंधी कार्यों में देना प्रारंभ कर दिया था। उस समय उन्हें एक दिन शांता का पत्र मिला, जिसमें शांता ने उन्हें धर्म पिता कहकर प्रोत्साहित किया था और अपनी शरण में ले लेने की विनती की थी। शांता का विवाह सदन सिंह से हो जाता है। सुमन भी वैशाल्य छोड़कर अनाथालय में आ जाती है, जहां वे एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को पढ़ाती है, जिसे स्वयं उसके पति ने बनाया होता है, जो वहां पे उस अनाथालय की देखरेख करते हैं। इस अनाथ आश्रम में वैश्य द्वारा दी गई कन्याओं को रखा जाता है, जिसका नाम सेवा सदन होता है। यहाँ इन कन्याओं के जीवन को सुलभ बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी इत्यादि करवाई जाती है। आकर एक दिन क्वींस पार्क में सदन सिंह ने वैश्य सुधार संबंधी एक भाषण सुना, जिससे उसका मन बदलता है। वे अपने दिमाग से सुमन की याद को नहीं भुला पाता। को गंगा में स्नान करते हुए देखता है, पर उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उससे मिलने का उससे साहस नहीं होता है, वहां से लौट जाता है। कुछ समय पश्चात जब सुमन के पिता कृष्णचंद जेल से छूट कर वापिस आते हैं, तो उन्हें जब सुमन और शांता के बारे में पता चलता है, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वे आधी रात को घर छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी भेंट सुमन के पति गजाधर पांडे से होती है, जो एक साधु बन चुका था। वे कृष्णचंद को सारी सत्य बातें बताता है और सुमन के वैश्य हो जाने पर खुद को दोषी ठहराता है, खुद को दोषी बताता है, जिससे कृष्णचंद के दिल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। वे पहले से ही अपने जीवन के प्रति एक प्रकार से निराश होकर हो चले थे। रात में गजाधर के सो जाने के बाद वे वहां से उठकर चले जाते हैं और गंगा में छलांग लगाकर अपनी जान दे देते हैं। आप लोग बताएंगे आप इस कहानी से क्या समझे हैं? हम इस कहानी से मैम ये समझे हैं कि जो लड़की थी जिसने उसके पति ने उसके लिए इतना सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ से वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उसको, और वो लोगों की देखा देखी में वो खुद कंगाल हो गई। उसको उसके पति ने बहुत मेहनत करके सब कुछ दिया, सब कुछ जितना उसने जो चीज़ मांगी उसने इतनी मेहनत करके उसको सब दिया, लेकिन वो दूसरों को ही देख के उसी चीज़ को देख रही थी और उसी चीज़ को देखते देखते वो खुद कंगाल हो गई और अपनी जिंदगी उसने खुद बर्बाद कर ली। राइट। ये समझना चाहिए कि आजकल की महिलाओं को बहुत ही सोच समझकर अपना निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में अनेक मुश्किलें पैदा कर सकती है।